गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू द गुरु ऑफलाइन एंड ऑनलाइन क्लासेस बाय जीवन सर। हमारे चैनल का नाम सिर्फ द गुरु है। ये तो मैं ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों पढ़ाता हूँ, इसलिए बार बार कह देता हूँ। ठीक है। आज का हमने आपके लिए चैप्टर लेकर के आया है झारखंड टेट 2024 के लिए हिंदी व्याकरण से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक समास। और सारे क्वेरीज को मैं हर वीडियो की तरह इसमें भी आपको समास को क्लियर कर दूंगा। एमसीक्यू में भी रहेंगे और साथ में मैं थ्योरी भी बताते चलूंगा। बस आपको समास को हल्के में नहीं लेना है। मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, समास को हल्के में लेने की गलती ना करें। बस ध्यान दें और वीडियो को गौर से देखें। तो अब आप कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि चैनल में जो क्लासेस हैं वो रेगुलर आपको मिल रहे हैं। इसके लिए बेल आइकन दबा लीजिए ताकि जैसे ही मैं अपलोड करूं वीडियो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। और सावन के बाद लाइव आऊंगा। अब आप कहेंगे कि सावन के पहले लाइव क्यों नहीं? क्योंकि जियो फाइबर की स्थिति इतनी दयनीय हो गई है कि नेट अच्छे से चलता नहीं है। इसलिए मैं बार बार रिकॉर्ड करके क्लासेस डाल रहा हूँ। हर बार की तरह वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर लीजिएगा, कमेंट करिएगा। और कमेंट करने के लिए क्यों कहता हूं तो ये देखिए, जो हमने उस दिन सवाल पूछा था वाक्य वाला चैप्टर से कि क्या आपको हिंदी भाषा आती है क्वेश्चन मार्क्स, तो आपको बताने थे ये किस प्रकार का वाक्य है। तो ये देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक वाक्य होगा। तो ये देखिए जवाब किसने किसने सही दिया है। वाक्य विचार का यह क्वेश्चन था। तो उसमें अरविंद कुमार हाई 3GP और ये मंजू कुमारी EV1VC ये उनका अपना है। तो इन दोनों बच्चों ने बिल्कुल सही जवाब दिया है। आज भी आपसे एक सवाल पूछूंगा अंत में, और जो भी बच्चे सही जवाब देंगे उनका नाम मैं इसी तरह अगले वीडियो में डालूंगा। तो देखते हैं पहले प्रश्न को कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल से जो नया सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं। तो चलिए ऑप्शन पे चलते हैं, क्लियर हो जाएगा। शब्द कहते हैं तो शब्द की परिभाषा हमने क्या बताई थी? शब्द की परिभाषा हमने बताई थी दो वर्णों के मेल से जो नया शब्द, दो वर्णों के मेल से जो एक वर्ण बन, एक सेकेंड रुकिए, मैं इसको दूसरे शब्दों में, दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। हमने बताया था दो वर्णों के सार्थक मेल को शब्द कहते हैं। समास की बात करेंगे तो इसमें दो शब्दों का मेल होता है, या अगर आपको कभी कभी मिल जाएगा दो पदों का मेल होता है। ठीक है, या तो आप शब्द का याद रखिएगा, या फिर कभी कभी कहता दो या दो से अधिक पदों से मिलकर के जो नया पद बनता है सार्थक वाला, वो समास कहलाता है। तो कभी कभी आपको शब्द भी मिलते हैं। वाक्य में क्या कहेंगे? शब्दों का ऐसा समूह जो एक कंप्लीट मीनिंग दे, उसको वेल अरेंज हो, उसको वाक्य कहते हैं। संधि क्या कहते हैं, किसे कहते हैं? तो दो वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। तो यहां पर हमारा जवाब हो जाएगा बी, समास। इसको थोड़ा पतला कर लेता हूं। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। तो अगला प्रश्न है समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, और कई बार पूछा गया है ये सवाल। समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? संक्षेप, विस्तार, विग्रह, विच्छेद। तो समास का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह संक्षेप होता है। क्यों संक्षेप होता है? क्योंकि दो पद मिलकर के एक बनते हैं, छोटा हो गया ना। विस्तार का मतलब फैल जाना, विग्रह का मतलब टूट के अलग हो जाना। समास विग्रह होता है। जिस प्रकार संधि का विच्छेद होता है, जिस प्रकार हम संधि को तोड़ते हैं तो संधि विच्छेद कहते हैं, उसी प्रकार समास को तोड़ते हैं तो समास विग्रह कहते हैं। ठीक है, इसका आंसर होगा संक्षेप। तीसरा प्रश्न देखिए कि समास के कितने भेद होते हैं। अब मैं यहां पर लिखूंगा और आप खुद देख लेना समास के कितने भेद होते हैं। तो चलिए, पहला होता है तत्पुरुष समास। पहला क्या होता है? तत्पुरुष समास। दूसरा होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। तीसरा होता है कर्मधारय समास। और चौथा होता है बहुब्रीहि समास, बहुब्रीहि समास। और पांचवा होता है द्विगु समास। और छठा होता है द्वंद्व समास। ये समास के कितने भेद हो गए? आप गिन लीजिए ना, 1 2 3 4 5 6 भेद।
एक समास के और भेद होते हैं जो हिंदी व्याकरण में नहीं चलता है, वो संस्कृत व्याकरण में चलता है। उसको भी हम देख लेते हैं। उसको कहते हैं नए समास। उसको कौन सा समास कहते हैं? नए समास कहते हैं, जो नेगेटिव बातों को हमेशा बोलता है। तो इस तरह समास के हिंदी व्याकरण में 6 भेद हो गए। चौथा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सा पद अव्ययी भाव समास है? यानी आपको इन चारों ऑप्शनों में से ये बताना है कि अव्ययी भाव समास कौन सा है। अब आप कहेंगे कि थोड़ा इसके बारे में बता दीजिए, तो लो बता देता हूं। बात कुछ इस प्रकार है, तो आपको विग्रह करने आना चाहिए। अगर आपने समास को विग्रह करना सीख लिया, कोई ऐसी शक्ति नहीं है जो आपको समास सीखने से रोक सकती है। यहां देखिए गृहागत, तो इसका विग्रह होगा गृह से आगत। गृह से आगत, ठीक है, यानी घर से आया। आचार कुशल, आचार से कुशल। आचार, आचार का मतलब खाने वाला नहीं, व्यवहार। आचार से कुशल, ठीक है। इसके बाद प्रतिदिन, यानी प्रत्येक दिन कह लीजिए आप। प्रतिदिन को हम क्या कह सकते हैं? प्रत्येक दिन। कुमारी को क्या सकते हैं? कुमारी तो पहली बात तो है ही नहीं, कुमारी में कोई समास नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं, यहां पर हमसे पूछा है कि अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव में आपको दिख रहा होगा अव्यय। क्या दिख रहा है? अव्यय। तो अव्यय वैसे शब्दों को कहते हैं जिस पर लिंग वचन कारक का प्रभाव नहीं पड़ता है, जैसे कि क्रिया विशेषण, समुच्चय बोधक, संबंधवाचक और विस्मयादि बोधक। यहां देखिए जो प्रति है, प्रतिदिन, प्रति रात, प्रत्येक, तो ये कभी बदलता नहीं है किसी के साथ, है ना। ठीक है, तो हमारा ये जो अव्यय है, इसी के कारण ये अव्ययी भाव समास हुआ। यहां देखिए, यहां पर विभक्ति चिन्ह का प्रयोग हुआ है, और इस विभक्ति चिन्ह के कारण ये तत्पुरुष समास हो जाते हैं। जिस समास में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में अव्यय पद का प्रयोग होता है उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। जिस समास में उपमा उपमेय की बात होती है उसे कर्मधारय समास कहते हैं। जिस समासिक पद में अन्य पद की प्रधानता होती है उसको बहुव्रीहि समास कहते हैं। जिस समासिक पद में संख्यावाचक शब्दों का प्रयोग होता है उसे हम द्विगु समास कहते हैं। जिस समासिक पद में उत्तर पद और प्रथम पद दोनों की प्रधानता होती है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है, और भी डिटेल आगे मिलेगा। ये आपका आंसर हो गया। यहां देखिए पांचवा प्रश्न, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ साथ पूर्व और उत्तर पद में विशेष विशेषण का संबंध होता है। विशेष और विशेषण को पहले आप क्लियर करेंगे, फिर आगे बात होगी। विशेषण का मतलब होता है रंग, रूप, मोटा, नाटा, काला, गोरा, एक, दो, ये आपको बताने वाला, गुण बताने वाला, गुण बताने वाला, गुणवाचक, संख्यावाचक, सार्वनामिक, है कि नहीं। ये सब जो विशेषण होते हैं किसी के बारे में बताता है। विशेषण क्या है? संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अब विशेष किसे कहते हैं? तो जिसकी विशेषता बतलाई जाए उसे विशेष कहते हैं। जरा यहां देखिए, काली गाय, अगर हम बात करें काली गाय में, तो काली क्या है? विशेषण है, और गाय क्या है? विशेष्य है। यहां तक क्लियर होने के बाद अब हम ऐसा ऑप्शन से ढूंढेंगे कि किसमें ऐसी बात होती है। तो जरा एक शब्द लिखिए, नील कमल। क्या लिखिएगा? नील कमल। कमल कैसा है? तो नीला है। और इस तरह जहां आपको समासिक शब्द मिला, ये कर्मधारय समास होता है। इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, बाद वाला प्रधान होता है, यानी कमल का ज्यादा वैल्यू है, नील का कम है। ठीक है, दोनों में विशेष विशेषण का संबंध होता है कर्मधारय समास में। बहुव्रीहि की बात करें तो जरा इस ऑप्शन को देखिए, ये रहा। जैसे दशानन, दस है जिसके आनन, दशानन अर्थात शिव जी। दस है आनन जिसके अर्थात भोलेनाथ, अर्थात शिव जी, शिव शंकर, शंभु। तो ये क्या होगा? बहुव्रीहि होगा। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है, जैसे रसोई घर,
यानी रसोई के लिए घर। द्वंद्व समास में उत्तर तथा प्रथम दोनों पद की प्रधानता होती है। पूर्व पद पहले वाला, उत्तर पद बाद वाला। जैसे माता पिता, माता पिता, तो ये होता है द्वंद्व समास। और इसकी पहचान अधिकतर केसेस में आपको बीच में योजक चिन्ह मिलेगा, ये डैश योजक चिन्ह आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए, तो इसका सही जवाब होगा कर्मधारय समास। ये देखिए छठा प्रश्न, जिस समासिक पद में दोनों पद अप्रधान होते हैं, ना तो प्रथम पद प्रधान होता है जिसको हम लोग पूर्व पद भी कहते हैं, ना ही उत्तर पद प्रधान होता है, तो कौन सा पद प्रधान होगा? अन्य होगा। न पहला न दूसरा, तो प्रधान कौन होगा? तीसरा होगा। जरा इस उदाहरण को देखिए, वीणा पानी, वीणा पानी, हाथ में जिसके वीणा हो अर्थात सरस्वती, सरस्वती, है ना। तो यहां ना वीणा की प्रधानता है न पानी की प्रधानता है, एक अन्य पद की प्रधानता होती है। और ऐसे शब्दों को, ऐसे समासिक शब्दों को बहुब्रीहि समास कहते हैं। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह का प्रयोग लोप होता है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में पर संबोधन हे अजी अहो अरे, है ना, अपादान से, ये सब जो भी है वो विभक्ति चिन्ह वाला, वो कारक वाला, उसका प्रयोग यहाँ होता है। द्विगु में क्या होता है? द्विगु समास में संख्यावाचक मिलेगा आपको, जैसे चौराहा, पंचवटी, इस तरह। और द्वंद्व समास में माता पिता, लोटा डोरी, भाई बहन, चोर साधु, इस तरह के शब्द मिलेंगे आपको। तो इसका सही आंसर है बहुव्रीहि समास। सातवां पर देवासुर में कौन सा समास है? देवासुर को अगर आप तोड़ेंगे तो देव और असुर दोनों मिलेगा, देव और असुर। जब इसको आप विच्छेद करेंगे तो ऐसा आपको लिखना होगा, देव और असुर। तो देखिए दोनों पद की प्रधानता है, अगर चोर की है तो पुलिस है, और अगर पुलिस है तो चोर के लिए है। तो दोनों की जब प्रधानता होती है तो ये द्वंद्व समास होता है। बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता होती है, कर्मधारय में विशेष विशेषण होता है, तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह का लोप होता है। बार बार मैं आपको बोलते जाऊंगा ताकि आप रट लें। आठवां प्रश्न है, देशांतर में कौन सा समास है? तो देशों में अंतर, देशांतर को जब आप विच्छेद विग्रह करेंगे तो देशों में अंतर कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं देशों का अंतर, है ना। देशों में अंतर, में अंतर कहिए या फिर कहिए का अंतर, आपको हमेशा से आपको मिलेगा विभक्ति चिन्ह। आपको क्या मिलेगा? विभक्ति चिन्ह मिलेगा। और विभक्ति चिन्ह का जिसमें लोप होता है वो तत्पुरुष समास होता है। वो क्या होता है? तत्पुरुष समास होता है। और द्विगु समास संख्यावाचक होता है। बहुव्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता होती है। कर्मधारय समास में उपमा उपमेय होता है। ठीक है, ये क्या है? देशों में अंतर, तत्पुरुष समास। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, सीखते जाइए, थोड़ा 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 करके सीखते जाइए। मुख दर्शन में कौन सा समास है? तो मुख दर्शन, आपने बहुभोज खाने गया होगा कि यह क्या देखता है? जाती महिलाएं मुंह देखती, मुंह दिखाई देती है। तो मुख को, मुख का दर्शन न होगा, क्या होगा? मुख का दर्शन। मुख दर्शन में क्या होगा? मुख का दर्शन, क्या देखा? तो मुंह देख करके आया। तो मुख का दर्शन क्या आया? विभक्ति चिन्ह। और विभक्ति चिन्ह का लोप होगा तो वो होगा तत्पुरुष समास। 10वां प्रश्न देखिए, चौराहा में कौन सा समास है? हमने क्या कहा था? चौराहा। चौराहा को जब आप विच्छेद विग्रह करेंगे, बार बार विग्रह भी सिखा दे रहा हूं, तो होगा चार राहों का समाहार। चार, चार राहों का समाहार, राहों का समाहार, समाहार ऐसे, यानी एक ऐसा जगह जहां पर चार रास्ते हों, जैसे कि इधर से एक रास्ता है, एक इधर रास्ता, एक इधर से रास्ता, एक इधर से रास्ता, एक इधर से रास्ता, ये गोल चक्कर है। तो ये चार राहों के समासा समाहार में एक दो तीन चार शब्द आ रहा है। तो संख्यावाचक शब्द जब भी आपको दिखे वो द्विगु समास होता है।
जिसमें संख्यावाचक शब्द दिख जाए आपको द्विगु समास होगा। लेकिन ध्यान रहे अगर त्रिनेत्र आ जाता है तो त्रिनेत्र में 3 है, लेकिन फिर भी आपको समझने की जरूरत है। क्यों समझने की जरूरत है? त्रिनेत्र शंकर जी का भी होता है और त्रिनेत्र नारियल का भी होता है। तो ये अन्य पद की प्रधानता हो रही है। अगर ऐसा आता तो बहुब्रीहि समास हो जाता है। ठीक है, तो संभल के, ये नहीं कि देख रहा, आपको दोनों देखना है कि क्या चौराहा से कुछ अन्य पद का भी प्रधानता हो रहा है क्या, ये भी ध्यान रखना है आपको। 11वां प्रश्न देखिए कि निम्न में से कौन सा शब्द द्विगु समास का उदाहरण है। चलिए उदाहरण से समझते हैं। आजीवन, आ क्या है? आजीवन, आमरण। तो ये जो शब्द आ रहा है ये अव्यय है, ये किसी के साथ नहीं बदलता, ये अव्यय, तो ये अव्ययी भाव समास हो गया। भूदान, जमीन का दान, यानी भू का दान, ये विभक्ति चिन्ह आ गया, तो ये क्या हो गया हमारा? तत्पुरुष समास। इसके बाद सप्ताह, 7 दिनों का, सात सप्ताह का मतलब होता है 7 वारों का समाहार, यानी 7 दिनों का समाहार। ये आपका हो गया द्विगु समास, यही हमारा आंसर होगा। पुरुष सिंह, पुरुष के जैसा सिंह, पुरुष के जैसा सिंह या सिंह के जैसा पुरुष कह सकते हैं, सिंह के जैसा पुरुष। तो यहां पर क्या हो रहा है? सिंह के जैसा पुरुष, इसका मतलब ये कर्मधारय समास होगा। नील कमल, नीला है जो कमल, तो यहां पर गुण की बात हो रही है। सिंह की जो पुरुष का जो पुरुषत्व का बात हो रहा है वो सिंह की तरह है, तो यहां पर कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास की पहचान है संख्यावाचक। 12वां प्रश्न देखिए आप, निम्न में से द्वंद्व समास का उदाहरण है। द्वंद्व समास, आप देखे होंगे भाई बहन लड़ते रहते हैं, माता पिता पति पत्नी में लड़ाइयां होती है, यानी द्वंद्व चलता है, ऐसे अब याद रख लीजिए। चोर पुलिस में द्वंद्व चलता है, यानी दोनों पद प्रधान है, दोनों पद। तो दोनों पद में और एक बात बताया था हमने, विभक्ति चिन्ह नहीं होगा। चलिए ऑप्शन से आप समझिए, अभी जो बोलना चाह रहा हूं ऑप्शन से देखिए। पीतांबर को देखिए, पीला है जो अंबर, यानी एक कपड़ा है वो पीला है, तो विशेष विशेषण की बात हुई कर्मधारय, ये क्या हो गया? कर्मधारय। नेत्रहीन, तो नेत्र से हीन, नेत्र से हीन अपादान कारक है, जिसमें दूर होने का बोध होता है वो अपादान कारक होता है। चौराहा, 4 राहों का समाहार, 4 राहों का समाहार कौन सा होगा? द्विगु समास। क्या होगा? द्विगु समास। रुपया और पैसा, रुपया का भी वैल्यू है, पैसा का वैल्यू है, और बीच में योजक चिन्ह भी है, तो इसलिए द्वंद्व समास यही होगा। 13वां प्रश्न देखिए, अवयवी भाव समास का एक उदाहरण यथाशक्ति का सही विग्रह क्या होगा? यथाशक्ति का मतलब शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति तथा भक्ति, पान न तो पान के डंटिए सही, एक कहावत को इस सबको याद रखा कीजिए। तो जितनी शक्ति है आपकी उसी के अनुसार, तो उसी को हम कहेंगे यथाशक्ति। 14वां प्रश्न देखिए, वृद्धि, वृद्धि नहीं होगा, वृद्धि को काट दीजिए, ठीक है, इसको काट दीजिए, वृद्धि नहीं। कह रहा है लंबोदर में कौन सा समास है? तो लंबोदर को जब हम तोड़ेंगे तो विग्रह करेंगे तो क्या निकल के आएगा? लंबा है उदर जिसका, अर्थात गणेश जी, अर्थात गणेश जी। अन्य पद की प्रधानता बहुब्रीहि समास, विभक्ति चिन्ह का लोप तत्पुरुष समास, संख्यावाचक द्विगु समास, दोनों पद प्रधान, माता पिता भाई बहन लोटा डोरी, द्वंद्व समास। एक एक झटके से आप सीखते जाएंगे और आसानी से सीखेंगे। देश प्रेम, ये देखिए, देश से प्रेम, देश का प्रेम या देश के लिए प्रेम, जो भी कह लीजिए विभक्ति चिन्ह आते ही हैं, और विभक्ति चिन्ह आएगा तो कौन सा समास? तत्पुरुष समास। अब यही भाव में क्या आएगा? अव्यय आएगा। द्विगु समास में क्या आएगा? संख्या आएगा। बहुब्रीहि समास में क्या आएगा? अन्य पद का प्रधानता आएगा।
16वां प्रश्न देखिए, गौशाला में कौन सा समास है? तो गो मीन्स होता है गाय और शाला मीन्स होता है घर। तो गौशाला का जब विग्रह करेंगे तो गाय के लिए शाला, गाय के लिए शाला, शाला मतलब घर होता है ना? तो गाय के लिए शाला, तो क्या हो गया ये? गौशाला। तो विभक्ति चिन्ह आया, तो विभक्ति चिन्ह का लोप किसमें होता है? तत्पुरुष समास में होता है। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान, माता पिता, लोटा डोरी, चोर साधु। कर्मधारय समास में उपमा उपमेय विशेष विशेषण बोलते हैं। द्विगु समास में संख्यावाचक होता है। मैं बार बार इतनी बार बताऊंगा कि आप आज ही रट लेंगे। 17वां प्रश्न देखिए, नवग्रह में कौन सा समास है? तो नवग्रह, नवग्रह का मतलब नौ ग्रहों का समाहार, नौ ग्रहों का समाहार, समाहार यानी 9 ग्रहों का गुच्छ है वो। तो इसको क्या कहेंगे? संख्यावाचक आ गया 9। तो संख्यावाचक कौन सा होता है? द्विगु समास होता है। तत्पुरुष रहता तो विभक्ति चिन्ह होता है। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान और कर्मधारय में विशेष विशेषण। 18वां देखिए, विद्यार्थी में कौन सा समास है ना? विद्यार्थी को का अर्थ होता है विद्या को ग्रहण करने वाला। इसका क्या होता है? विद्या को ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला, ग्रहण करने वाला। तो को आ गया विभक्ति चिन्ह, तो ये तत्पुरुष समास हो गया। कर्मधारय रहता तो विशेष विशेषण होता, बहुव्रीहि रहता तो अन्य पद प्रधानता होता, द्विगु रहता तो संख्यावाचक होता। 19वां प्रश्न देखिए, कन्यादान में कौन सा समास है? अब आप इसका विग्रह कीजिए। तो कन्यादान का होता है कन्या का दान, कन्या का दान, देख लीजिए। तो कन्या का दान में यहां पर देखिए आपको ये मिलेगा, है ना? का, कन्या का दान में क्या मिला आपको? का मिला। तो का क्या है? विभक्ति चिन्ह है, और विभक्ति चिन्ह का लोप होता है तत्पुरुष समास में। किसमें? तत्पुरुष समास में होता है। बहुव्रीहि रहता तो अन्य पद की प्रधानता, द्विगु रहता तो संख्यावाचक, कर्मधारय में गुण, ये विशेष विशेषण, उपमा उपमेय भी बोलते हैं इसको। 20वां देखिए, साग पात में कौन सा? साग का भी उतना ही वैल्यू, पात का भी उतना ही वैल्यू, और बीच में जो आपको योजक चिन्ह दे रहा है वही तो बता दिया कि ये द्वंद्व समास है। ये क्या है? द्वंद्व समास। इसका विग्रह कीजिए कैसा होगा? साग और पात, साग और पात। ठीक है, दोनों सीखते जाइए, हो सकता है आपसे विग्रह पूछ दे, ये भी हो सकता है। 21वां प्रश्न है कि नील कमल में कौन सा समास है? तो उत्तर पद की प्रधानता, कमल की प्रधानता, और सामने वाला क्या होगा? विशेषण होगा। कमल कैसा है? तो कमल नीला है। डिस्क्राइबिंग वर्ड होता है एडजेक्टिव, विशेषण जो होते हैं गुण, उसके बारे में व्याख्या करता। आप सवाल पूछिए कैसा, तो कमल कैसा है? नीला है, इसका मतलब ये विशेषण है और दूसरा विशेष्य है। और उपमा उपमेय इसी को बोलते हैं। तो ये किस में पाया जाता है? ये कर्मधारय में पाया जाता है। 22वां प्रश्न है, चतुर्भुज में कौन सा समास है? देखिए, चतुर्भुज में 4 भुजाएं आ रही है, 1 भुजा, 2 भुजा, 3 भुजा, 4 भुजा। लेकिन ध्यान रखने वाली बात है, चतुर्भुज गणेश जी को कहते हैं। चतुर्भुज किसको कहते हैं? गणेश जी को कहते हैं। इसीलिए 4 भुजाओं का समाहार यहाँ नहीं जाएंगे आप। यही मैं उसमें कह रहा था कि आपको ये नहीं देखना है चतुर्भुज है तो 4 भुजा है। तो चतुर्भुज में आपका बहुव्रीहि समास होगा। अब ऑप्शन को देखिए कितना अच्छा आपको दिखाया गया है कि आपको द्विगु नहीं दिया गया है। देखिए द्विगु है क्या, और द्विगु होता तो आप कंफ्यूज करते हैं। अच्छा, बहुव्रीहि और कर्मधारय में आपको थोड़ा सा दिक्कत है। 4 भुजाओं, देखिए 4 हैं भुजा जिसके, तो 4 भुजा किसके होते हैं? गणेश जी के होते हैं, अर्थात गणेश जी। ठीक है, ये बहुव्रीहि समास। 23वां प्रश्न देखिए, भाई बहन में कौन सा समास है? आपको योजक चिन्ह दिख रहा है जिसको डैश बोलते हैं, दिख रहा है। भाई की भी प्रधानता है, बहन की भी प्रधानता है, और ऐसे प्रधानता वाले शब्द को हम कहते हैं द्वंद्व समास। 24वां प्रश्न देखिए, वनवास में कौन सा समास है?
तो वनवास में होगा, इसको आप विग्रह कीजिए, वन को वास। वन को वास यानी कहां पर रहना है आपका, तो जंगल में रहना, वन को वास। तो ये क्या हो गया, तत्पुरुष समास हो गया। और इस वीडियो का अभी और सवाल है, सॉरी हमने लगा कि इतना नहीं, इसमें हमने ज्यादा सवाल लिए हैं। अजन्मा में कौन सा समास है, अजन्मा यानी जिसका जन्म ना हुआ हो। तो देखिए अजन्मा में अगर संस्कृत के तौर पर जाए ना तो ये नए समास हो जाएगा, नए समास। लेकिन चूंकि हम संस्कृत में नहीं बना रहे हैं, हम हिंदी बना रहे हैं, तो नए समास होगा नहीं। तो अब यहाँ पर क्या हो सकता है, अब देखिए अजन्मा, अ ये जो अ है वो क्या है, जन्मा के आगे लगा हुआ है, तो अ जो है अव्यय है, अ क्या है, अव्यय है, और अव्यय किसी के साथ नहीं बदलते हैं, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास। ये देखिए गगन चुंबी में कौन सा समास है, तो देखिए गगन को चुंबी, इसका विग्रह कीजिएगा ना, क्या होगा, गगन को चुंबी, ऐसा इमारत जो गगन को चूमता हो, गगन को चुंबी। तो इसमें क्या हो रहा है, तो ऐसा इमारत जो गगन को चूमता हो, तो ये आपका हो गया तत्पुरुष समास। ठीक है। 27वां प्रश्न, धक्का मुक्की में कौन सा समास है। अब आप देखिए बीच में क्या दिख रहा है आपको, योजक चिन्ह, यानी धक्का की प्रधानता है, मुक्की की प्रधानता है, और ऐसे बातों को हम द्वंद्व समास। तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह का, द्विगु में संख्यावाचक, कर्मधारय में उपमा उपमेय या विशेष विशेषण। 28वां प्रश्न है, त्रिफला में कौन सा समास है। अब देखिए त्रिफला में क्या होगा, इसका विग्रह, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार, तीन फलों का समाहार। ठीक है, समाहार। तो त्रिफला में तीन आ गया, संख्यावाचक, संख्यावाचक को द्विगु कहते हैं, कर्मधारय में विशेष विशेषण होता है, द्वंद्व में दोनों पद की प्रधानता, बीच में योजक चिन्ह, अव्ययी भाव में अव्यय होते हैं। 29वां प्रश्न, चक्र पानी में कौन सा समास है। चक्र पानी, चक्र है हाथ में जिसके अर्थात विष्णु, चक्र पानी, चक्र है हाथ में जिसके, चक्र है हाथ में जिसके, पानी मीन्स हाथ में जिसके, जिसके अर्थात विष्णु, अर्थात अर्थात विष्णु, विष्णु। अब देखिए अन्य पद की प्रधानता कहाँ जाएगा, बहुब्रीहि समास में। ठीक है। और आज के लिए आपका सवाल कि मृग नयनी में कौन सा समास है। अब यही भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, बहुब्रीहि। ऑप्शन समझा देते हैं ताकि गलती ना हो। अब यही भाव होगा तो अब यही मिलेगा, तत्पुरुष में विभक्ति चिन्ह होगा, कर्मधारय में आपका क्या होगा, उपमा उपमेय या विशेष विशेषण, बहुब्रीहि में अन्य पद की प्रधानता। मृग नयनी, मृग के समान नयन, नयन कैसा है, तो मृग के समान है, जिसमें उसकी प्रशंसा की जा रही है। तो ये हमने हिंट दे दिया और आप हमें कमेंट करेंगे। ठीक है, आपने वीडियो को अंत तक देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और कैसा लगा क्लास आप हमें बताइए। तो अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, और अगला टॉपिक कुछ और होगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। चलिए बाय बाय, टाटा।